चूंकि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन रहा, पिछले 24 घंटे में हमने ये जाना कि टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट था और भारत को ये समझ में आ गया कि अब टीका मुबारक। नए साल के साथ साथ भारत जल्द ही कहने वाला है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पूरे भारत में टीकाकरण को लेकर के क्या तैयारी है। आपके जहन में कई सवाल होंगे टीके को लेकर के कि क्या टीका लगवाना जरूरी है, टीका लगाने के बाद एंटीबॉडीज कब डेवलप होंगी, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और टीके को लेकर के जो धार्मिक लड़ाई है या यूं कहें कि धर्मांध लोगों की लड़ाई है, इसे लेकर के भी कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। कोविन एप्लीकेशन को लेकर के आपके जहन में कई सवाल होंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए समझना जरूरी है कि टीका आपको कब लगेगा, आपका नंबर कब आएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आपका नंबर कब आएगा, यह इंडिया न्यूज आपको बताएगा। इंडिया न्यूज आपको आसान शब्दों में यह भी बताएगा कि टीकाकरण के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आपको कब पहुंचना है, कोविन एप्लीकेशन आपके लिए किस तरह से काम करेगा, कोविन ऐप को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, टीका आपको कितने दिन की शील्डिंग देगा, क्या टीका आपके लिए संजीवनी होगा या फिर नहीं, टीके को लेकर के क्या भ्रम है, क्या सच है, इन सभी सवालों के जवाब आप मेरे साथ में पाएंगे। देश के 5 बड़े डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ में जुड़ेगा और आसान शब्दों में आपको यह समझाएगा कि टीकाकरण के लिए भारत की तैयारी क्या है और जो 2 वैक्सीन है कितनी ज्यादा कारगर है, बाकी कितनी वैक्सीन का इंतजार है, और सब कुछ बहुत ही आसान और आपके शब्दों में बताया जाएगा। नमस्ते, मैं राशिद। 4 बड़ी तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। खुशखबरी आ गई है, तारीख है 16 जनवरी। कोरोना होगा फीका क्योंकि भारत को लगने वाला है मंगल टीका। और मंगल टीका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 साल तक हमने लड़ाई लड़ी है और भारत बना है वैक्सीन का विश्व विजेता। कोवैक्सीन से लेकर के कोविशील्ड तक क्या है तैयारी। आपके जहन में यह होगा कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके हेल्थ सेंटर में आखिरकार कौन सा टीका आएगा। क्या कोविशील्ड आएगा या फिर कोवैक्सीन का टीका होगा, कौन सा ज्यादा कारगर होगा। टीका लगने के बाद आपका शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, टीका लगने के बाद कहीं किसी तरह का साइड इफेक्ट आपको परेशान तो नहीं करेगा। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या उसे टीका लगना है या फिर नहीं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो टीका लगवाने के लिए कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हेल्थ वर्कर्स और इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आपका नंबर कब आएगा, यह सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि भारत ने ठाना है कोरोना को हराना है, कोरोना को जड़ से मिटाना है। भले ही नए स्ट्रेन की ये लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई इस दौर में आ गई है जबकि भारत बनने जा रहा है विजेता, भारत बनने जा रहा है विक्टोरियस। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 जनवरी के लिए भारत ने कर ली है बहुत बड़ी तैयारी। जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं सभी को एक्टिव कर दिया गया है। 16 जनवरी की तैयारी में दिन रात काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स। वैक्सीनेशन के लिए देश में डॉक्टर्स की बड़ी टीम तैनात कर दी गई है। 16 जनवरी से देश में शुरू होने जा रहा है वैक्सीनेशन। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 16 जनवरी ही देश में वो तारीख है जिस दिन देश कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए अपने आखिरी चरण में प्रवेश करने जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने इससे पहले कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान जो हमने सीखा वो ही आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बन गया है। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं और मोदी सरकार किस तरह देश में जन जन तक
कोरोना का टीका पहुंचाएगी, इसका रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। ये प्रक्रिया 7 चरणों से होकर गुजरेगी। पहले चरण में दोनों वैक्सीन निर्माता हैं, ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड जिसका प्रोडक्शन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है, वहीं देसी वैक्सीन कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक के लैब में तैयार हुई है। लैब से वैक्सीन देश के 4 मेन डिपो तक पहुंचेगी, जो करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। यहां से राज्यों के 37 स्टोर में वैक्सीन को रखा जाएगा, फिर उसे जिलों के 29,000 केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। यहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां आम आदमी को टीका लगेगा। ये प्रक्रिया यही खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे कोविन ऐप से मॉनिटर भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। टीम एडिटोरियल, टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, टीम ग्राफिक्स और टीम वीडियो एडिटर्स ने आपके लिए आसान शब्दों में कुछ चीजें तैयार की हैं और आप देखिए। वैक्सीनेशन से जुड़े कई सवाल जवाब हैं जो आपके जहन में चल रहे होंगे और इन्हें आसान शब्दों में इनका हम जवाब देते हैं। पहला सवाल, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लग सकेगी? जवाब है नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगेगी। सवाल नंबर 2, रजिस्ट्रेशन में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो इसका जवाब यह है, फोटो आईडी कार्ड लगेगा, एक सरकारी दस्तावेज लगेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, एक सरकारी दस्तावेज आपको लगाना ही पड़ेगा। सवाल नंबर 3, अगर फोटो आईडी नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो फिर ऐसे में रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन के समय फोटो आईडी देना जरूरी है, आप लेकर के ही जाएं, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगला सवाल, वैक्सीनेशन की तारीख के बारे में आपको पता कैसे चलेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को एसएमएस मिलेगा। सवाल अगला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया कैसे जा सकेगा? कोविन ऐप के जरिए यूनिक हेल्थ आईडी रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा, लेकिन हाँ, इसको यहीं पर रोकिएगा, क्योंकि एक चीज बताना बहुत जरूरी है। जिस कोविन ऐप के बारे में मैं अक्सर ही आपको बताता रहता हूं ना, अभी तक ये कोविन ऐप, चूंकि मेरे हाथ में आप देखेंगे एक iOS फोन है और मेरे हाथ में एक एंड्रॉयड फोन है, दोनों में ही मैंने पता करके देखा है, न तो गूगल प्ले स्टोर में और न ही iOS फोन का जो ऐप डाउनलोडर होता है, किसी भी तरह से अभी कोविन ऐप मुझे दिखा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोविन ऐप अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन कोविन के मुकाबले में कई डुप्लीकेट, कई फर्जी ऐप भी डाउनलोड कई लोग कर ले रहे हैं। लेकिन आप भ्रमजाल में न फंसे, जैसे ही कोविन ऐप आएगा हमारा चैनल सबसे पहले आपको कोविन ऐप के बारे में बताएगा। अगला सवाल पढ़ सकते हैं, हर सेशन में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी? तो इसका जवाब यह है, शुरुआत में हर सेशन में केवल 100 लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यह तादाद बढ़ती जाएगी। अगला सवाल, क्या वैक्सीनेशन होने पर स्टेटस की जानकारी मिलेगी? हाँ, वैक्सीन लगने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सभी डोज लगाने के बाद QR कोड बेस्ड एक सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा, जो आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि आपने वैक्सीन का डोज ले लिया है। अब अगला सवाल है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वैक्सीन लगेगी? नहीं, लक्षण खत्म होने के 14 दिन के बाद ही इसे टीका लगेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमने आसान शब्दों में दिए हैं। इसके अलावा जो और सवाल हैं, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उनके पास में हम जाएंगे और उनके जरिए ही जवाब लेंगे। कुछ ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पैनल को हमें ओपन कर देना चाहिए और इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितने भी डॉक्टर्स मेरे साथ में जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर हैं। डॉक्टर अंकिता, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर अमलेश सेठ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं मेरे साथ में, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर DK गुप्ता हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम। आपसे कई सवालों का मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं। शिवानी मुंबई से, अभिजीत अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, वैक्सीनेशन को लेकर के 16 जनवरी के लिए अहमदाबाद की तैयारी क्या है? बिल्कुल राशि, तो बता दूं तो जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होने वाली है, कल प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये घोषणा की है और जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे गुजरात में शुरू होगी और उसके लिए तैयारियां भी संपूर्ण की गई है। और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कल बताया कि जब
16 तारीख से ये जो वैक्सीनेशन स्टोरेज सेंटर है वहां से लेके वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए जो वैक्सीन रखा जाएगा उसको जिस मात्रा में जिस डिग्री में रखना है उस डिग्री में रखा जाएगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से रीजनल वैक्सीन सेंटर पर ले जाएगा। फिर वैक्सीनेशन जहां पर होना है वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचाया जाएगा और इस तरह से वैक्सीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जिनको भी वैक्सीनेशन देना है उनको सबको बुलाया जाएगा बारी बारी और दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी मुंबई चलते हैं। शिवानी, मुंबई जिसने सबसे ज्यादा कोरोना का दंश झेला है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के बाकी जगह पर तैयारी क्या है? और मैं जानना ये चाहूंगा क्या कोविन ऐप को लेकर के आपके पास में कोई जानकारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जैसे ही कोविन ऐप लॉन्च होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शिवानी, अगर बात की जाए सबसे पहले ऐप की, तो फिलहाल अब तक ऐप को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही जिस तरह से 16 तारीख वैक्सीनेशन की डेट सामने आ चुकी है, इसी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले जो ऐप है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात मुंबई में की जाए तो कुल मिलाकर 8 सेंटर अब तक तैयार हो चुके हैं, जो मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और बीएमसी द्वारा जो उनके एडिशनल कमिश्नर है उनका ये दावा है कि अगर सारे सेंटर सही चले और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सही चली तो लगभग एक दिन में 50,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और पूरी मुंबई को 4 महीने के भीतर ही वैक्सीनेशन। शिवानी, दोबारा आपके पास में आते हैं। कोशिश कीजिए शिवानी की जहां जहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं वहां से जाकर के अगर आप हमें रिपोर्ट देंगी तो हमें कुछ और भी ऑथेंटिक चीजें मिलती रहेंगी आगे आने वाले वक्त में। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। डॉक्टर अमलेश, आपसे पहला सवाल बहुत आसान शब्दों में, चूंकि बहुत ही क्विकली मैं चलना चाहता हूं और सभी के साथ में, ताकि हर एक सवाल का मैं जवाब ले लूं। वैक्सीन के कितने डोज दिए जाएंगे, एंटीबॉडी बनने में कितना वक्त लगेगा, क्या साइड इफेक्ट होंगे और किस तरह के होंगे? इन 3 सवालों के जवाब अगर आप दे सकें। देखिए, 2 डोज लगेंगे और बीच में 4 से 6 हफ्ते का गैप होगा। और एंटीबॉडी बनने में पहले वैक्सीन से ही 2-3 हफ्ते में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी। मगर जो सेकेंड डोज या बूस्टर डोज है उसके बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। और उसके अगले 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडी का पीक आ जाना चाहिए, या ज्यादा 4-6 हफ्ते में एंटीबॉडी का पीक आ जाना चाहिए। ठीक है। जहां तक साइड इफेक्ट्स का सवाल है, साइड इफेक्ट्स मिनिमल रहते हैं। और जहां पे टीका लगता है उस जगह थोड़ी सी पेन रहती है, एक आध दिन का कोई बुखार वगैरह हो सकता है। काफी लोगों को ऐसा हल्का फुल्का बुखार होता है जो एक आध दिन में क्रोसिन या पैरासिटामोल की टैबलेट से कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, यही सवाल आपने पूछे थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंकिता, अगला सवाल आपसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वैक्सीनेशन के लिए पात्र हूं? मीन्स एम आई एलिजिबल फॉर द वैक्सीनेशन और नॉट? मुझे कैसे पता चलेगा? जो अभी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसमें बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और अगर 50 ईयर्स से ज्यादा है और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, ठीक है, ये ग्रुप्स जो है ये अभी गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये एलिजिबल कैंडिडेट है जिनको वैक्सीनेशन लगना है। तो अगर आप इन चीजों में से किसी पे भी सॉल्व कर रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए इनिशियली हेल्थ केयर वर्कर्स का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक लिंक जारी किया था जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है। और अगर जो कोविन ऐप आएगा उसके जरिए फिर आप फर्दर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है अपना। और साथ ही साथ इसमें जो भी आपको डेट अलॉट होगी वैक्सीनेशन की, क्योंकि इनिशियली लिमिटेड नंबर्स को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है पर सेंटर पर सेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक डेट और अपॉइंटमेंट डेट दी जाएगी। ओके मैम, दोबारा आते हैं आपके पास में। इससे पहले कि मैं डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर स्वाति के पास में चलूं, वैक्सीनेशन की एबीसी दर्शकों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। हर वो छोटी बड़ी जानकारी जो आपके लिए जागरूक करने वाली है, आपको अवेयर करने वाली है। पहला, 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी लिस्ट में ये शुमार हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। करीब 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के 2 डोज होंगे जो 28 दिन के अंतर पर लगाए जाएंगे। सभी को 2 डोज लगाने होंगे तभी वैक्सीन शेड्यूल पूरा होगा। सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद कोरोना से बचाने वाली एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। एंटीबॉडीज यानी वो प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन के हमले को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। लेकिन हाँ, वैक्सीन को लेकर के कई भ्रम हैं, कई सच हैं। अब भ्रम और सच क्या है, अब आप ये जान लें एक एक करके। पहला, वैक्सीन में सुअर की चर्बी नहीं। इंडियन कंपनीज ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि नहीं, जिलेटिन में कोई भी सुअर की चर्बी नहीं है और इस चीज को लेकर के साफ कर दिया गया है। अगला, कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत
नहीं हुई है। अगला, कोरोना के नए स्ट्रेन में वैक्सीन कारगर नहीं है। ऐसा नहीं है, कोरोना जैसे जैसे म्यूटेट होता जा रहा है वैक्सीन उसी तरह से काम करेगी, इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया गया है। अगला जो भ्रम फैलाया जा रहा है, टीकाकरण से हर एलर्जी वाले को खतरा होगा, नहीं। नुकसान वाली एलर्जी की लिस्ट बहुत ज्यादा छोटी है, यानी जो साइड इफेक्ट हैं उनकी लिस्ट बहुत छोटी है। वैक्सीनेशन से आपका डीएनए बदल जाएगा, आपका आरएनए बदल जाएगा, आपका गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बदल जाएगा, नहीं। किसी भी तरह का जेनेटिक परिवर्तन नहीं होता है, और अगर इस तरह का झूठ कोई फैला रहा है तो ये गलत है। वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी तैयारी क्या है, अगर एक बार में ही मैं आपको दिखाऊं तो आप इस ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर होंगे, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, 27 करोड़ बुजुर्ग होंगे जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, और इन्हीं 27 करोड़ में कई ऐसे भी लोग होंगे जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, यानी 30 करोड़ का ये पूरा डेटा अब इकट्ठा कर लिया गया है और ये डेटाबेस तैयार कर लिया गया है, और इन्हें ही सबसे पहले वैक्सीनेशन इनका ही कराया जाएगा। अगले आप ये देखें कि 3 चरण क्या है वैक्सीनेशन के, जिनके जरिए एक बार में ही आप समझ जाएंगे कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में होना क्या है। पहले तो आप देखें, ये जो यहां पर फेज 1 लिखा हुआ है, फैक्ट्री से जो टीका है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, यानी आपको टीका लगाया जाएगा, उसके बाद काफी देर के लिए आपको बिठाया जाएगा, एक मॉनिटरिंग रूम में बिठाया जाएगा, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट आप में हो रहा है, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो इसे भी मॉनिटर किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको उसी तरह से जो हेल्थ एड होती है, यानी उसी तरह से फिर आपको डॉक्टर मदद करेंगे, हेल्थ वर्कर्स मदद करेंगे। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर देते हैं, जितने भी गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, री इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। डॉक्टर रवि मलिक, आदित्य और खुर्रम के पास में चलेंगे, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, वैक्सीन लगने के बाद मुझे किस तरह की सावधानी बरतनी है, पहला एक तो आपसे ये सवाल है, और एक सवाल और भी है, अगर कोई शख्स कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है, क्या उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि वैक्सीन के बाद हमें एहतियात क्या बरतनी है। इसमें मैं बता दूं, जब भी आपको वैक्सीन लगे आधे घंटे तक आप वैक्सीन सेंटर पे ही रहें, क्योंकि जो भी रिएक्शन होती है, जो भी चीज होती है, वो विद इन हाफ एन आवर के अंदर ही होती है, चाहे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है या किसी भी किस्म की एंटीजेनिक रिएक्शन है, तो वो आपको हिदायत भी दी जाएगी, आप आधा घंटा अपने सेंटर पे ही रहें, उसके बाद घर जाएं। और दूसरी चीज, इस चीज का भी ध्यान रखें, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है वर्ल्ड में जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट, जैसे हल्का सा बुखार, हल्की सी स्वेलिंग आ जाए जहां पर अगर इंजेक्शन लगाए, या हल्की सी रेडनेस आ जाए, टेंडरनेस हो जाए, या थोड़ी सी वहां पे स्वेलिंग हो, बिल्कुल भी मत घबराइएगा और बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा, कॉन्फिडेंस से जाइएगा। अगर आप घबरा के जाएंगे और इंजेक्शन के पेन से भी कई बार वैसोवेगल हो जाता है, इस इंजेक्शन के कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि अगर कोई दवाइयां ले रहे हैं, हाइपरटेंशन या डायबिटीज या कोई भी, उन दवाइयों का इस वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत तरह तरह के सवाल ये भी आते हैं कि मुझे 6 महीने पहले टाइफाइड हुआ था तो मैं क्या करूं, मुझे 3 महीने पहले जॉन्डिस हुआ था तो मैं क्या करूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हेल्दी हैं, पिछले 1 हफ्ते से आपको कोई भी बीमारी 10-12 दिन से नहीं हुई है, और दूसरा आप किसी भी किस्म की दवाई ले रहे हैं, तो ये इंजेक्शन किसी दवाई के साथ कहीं इंटरफियर नहीं करता। आप अपनी हाइपरटेंशन की, हार्ट की, डायबिटीज की दवाइयां आप लेते रहें। संभवतः अब जिस चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जिनको इंजेक्शन लगेंगे वो वही होंगे, जिनको वैक्सीन लगेगी वही होंगे जो ऑलरेडी दवाइयों के ऊपर है, चाहे वो डायबिटिक्स हैं या हाई रिस्क वाले हैं, तो वो दवाइयां कंटिन्यू करें और इंजेक्शन लगवाएं, इसमें कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा, आजकल सब लोग एजुकेटेड हैं, ये इसकी एडवाइजरी भी जारी होगी, जब भी वैक्सीन लगेगा इसकी पूरी एडवाइजरी जारी होगी, उस एडवाइजरी को अच्छे से पढ़ के आप जाएं, ठीक है, और कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। हालांकि कई और भी सवाल हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को काफी कम समय में तैयार किया गया है, क्या ये इतनी सिक्योर है या फिर नहीं, क्या भारत में लाई जा रही वैक्सीन विदेशी वैक्सीन जितनी ही असरदार है या फिर नहीं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, लेकिन आपसे एक सवाल, हमारा शरीर जो होता है ना, एक बैलेंस के हिसाब से चलता है। अगर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाए तो भी खतरा है, और इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। कहते हैं कि इसकी वजह से अलग अलग सिंड्रोम के खतरे आ जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर एंटीबॉडीज का जो बैलेंस है, यानी जो संतुलन है, अगर ये बिगड़ा तो फिर ऐसे में आपके शरीर में जेनेटिक ऐसे बदलाव आ जाएंगे जो आपको ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या ऐसा खतरा कोविशील्ड या कोवैक्सीन के साथ में है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी उनका संतुलन ठीक रहेगा
ये निश्चित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और राकेश जी, मैं यहाँ ये कहूंगी कि वैक्सीन से कभी भी हमारे शरीर इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं कि हमें उनसे चिंता करने की जरूरत हो, या हम ये सोचे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वैक्सीन जो है जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकती है। ऐसा अभी तक कभी भी नहीं देखा गया है कि कोई भी वैक्सीन, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल से ही क्यों ना बनी हुई हो, खासतौर से अब जैसे हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन देखते हैं या डीएनए वैक्सीन देखते हैं, ये इनका मतलब ये नहीं है कि वो जाके हमारे जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज करेंगे। इनका केवल मकसद होता है कि हमारे सेल के अंदर जाकर वो स्पाइक प्रोटीन्स बनाना या वो ऐसे तत्व बनाना कीटाणु के जिनके प्रति हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपनी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो लोगों को समझना चाहिए। वहीं जहां आप बात कर रहे हैं ऐसे सिंड्रोम्स की या ऐसी दिक्कतें जो मनुष्य के शरीर में होती हैं, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं, वो ज्यादातर जो होती है जेनेटिक होती हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर स्वाति से मेरा संपर्क टूट गया है, डॉक्टर डीके गुप्ता के पास में चलते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, जितना मैं जानता हूं वैक्सीनेशन को लेकर या दवाइयों को लेकर कि अगर आपने डोज पूरा नहीं किया तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी बीमारी आप में रिलैप्स हो जाए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया तो फिर बीमारी रिलैप्स हो जाती है, और ऐसी रिलैप्स हो जाती है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि कोई भी एंटीबायोटिक फिर असर नहीं करती। अगर एक डोज लिया, 28 दिन में अगला डोज नहीं लिया, तो इसके खतरे क्या होते हैं? और क्या ये जरूरी है कि अगला डोज 28 दिन में ही लिया जाए? अगर 29, 30, 31, 32 या 35 दिन हो जाते हैं तो फिर खतरा बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी नॉर्मली 2 या 3 डोजेज होती हैं। अब किसी वैक्सीन की सिंगल डोज भी होती है। तो जो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो अभी जो 2 वैक्सीन हमारे पास आ रही हैं उनकी जो गाइडलाइंस है कि हमें जो कोविशील्ड की बात कर रहे हैं 6 वीक्स के अंतराल पे लगवाना है। एक 0 डोज लगवानी है, उस पर 6 वीक पे दूसरी डोज लगवानी है। तो इसको हमें फॉलो करना है और सेम वैक्सीन लगवानी है, दूसरी वैक्सीन नहीं लगवानी है। दूसरी वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है वो कोवैक्सीन है, जिसका जो है 16 डेज पे मतलब 2 वीक्स के अंतराल पे हमें वैक्सीन लगवानी है। ऐसे ही कई अन्य वैक्सीन है, उनके अलग अलग डोजिंग शेड्यूल्स होते हैं, डोज की क्वांटिटी अलग अलग होती है। नॉर्मली जो अभी जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उनकी डोज 0.5 ml है, उसको हम इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर मींस मसल के अंदर डीप लगाते हैं। और उसके बाद कुछ वैक्सीन जो प्रोसेस में, उनमें सबकुटेनियस वैक्सीन की प्रोसेस में, कुछ नेजल वैक्सीन की प्रोसेस में, कुछ स्किन पैच की प्रोसेस में। तो ऐसे एक रूट किस तरह से लगानी है, डोज किस तरह से लगानी है और उसका इंटरवल। तो आपके क्वेश्चन में 3 पार्ट को अगर मैं डिवाइड करूं कि पहला कि किस डोज किस रूट से लगानी है, तो अभी जो वैक्सीन है वो नॉर्मली सारी इंट्रामस्कुलर है, डीप डेल्टॉइड में लगनी है। दूसरा जो फोर्थ कमिंग वैक्सीन है जो आने वाली है, उसमें नेजल वैक्सीन आने वाली भी है और स्किन पैच भी आने वाला है। तीसरी बात, जो वैक्सीन ज्यादातर भी अवेलेबल है उनके 2 डोजेज हैं। किसी का 21 हफ्ते पे 21 दिन पे 2 सेकंड डोज लगनी है, किसी को 16 दिन पे लगनी है, किसी की 4 हफ्ते बाद लगनी है, किसी की 6 हफ्ते बाद लगनी है। तो जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उसके मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अगर हम तीसरी बात, हेलो, हाँ बोले जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि जिस वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, पहली डोज लगवा रहे हैं जिस मैन्युफैक्चरर की, सेकेंड डोज उसी की लगानी है, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी अलग। ठीक है, ठीक है। तो इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी है। मुझे लगता है कि हाँ सर, आपकी बात समझ गए हम, ठीक तरीके से समझ गए हम कि हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि अगर वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो डोज पूरा होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास एक बार फिर से मुझे जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अमूमन क्या है ना, हमने देखा है कि कोई भी टीका अगर लगता है, जैसे बच्चों में कोई बीसीजी का या इन्फ्लुएंजा का जब टीका लगता है तो सामान्य तौर पर उन्हें बुखार आता है। अगर इस कंडीशन में भी बुखार आए तो क्या घबराने की जरूरत नहीं? हम ये समझ लें कि ये नॉर्मल वैक्सीनेशन की तरह ही बुखार आ रहा है। देखिए राशिद जी, सबसे जरूरी यहाँ लोगों के लिए समझना ये है कि जैसे अभी तक कोई भी और टीकाकरण विश्व में आया है और आपने लगवाया है, बिल्कुल उसमें जो साइड इफेक्ट्स की संभावनाएं रहती है वही यहाँ है। कोई नए साइड इफेक्ट्स या कोई नए ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स हम नहीं देख रहे। वही जहाँ आपको टीका लगेगा वहाँ सूजन हो सकती है, वहाँ आपको दर्द हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी को अभी देखा गया है कि बदन में दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इससे घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। 1-2 दिन के अंदर ये ठीक भी हो जाएंगे। आपने कई डर दूर कर दिया, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, अभी डॉक्टर डीके गुप्ता ने ये कहा कि कई अलग अलग तरह के वैक्सीन अभी भी आ रही हैं। अभी जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है ये IM यानी इंट्रामस्कुलर है, यानी मांसपेशियों में लगाया जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में ऐसी वैक्सीन भी आ रही हैं जिन्हें नेजल ड्रॉप के तौर पर दिया जाएगा। ज्यादा प्रभावी कौन सी वैक्सीन होगी, इंट्रामस्कुलर या नेजल ड्रॉप वाली?
देखिए, जब भी ये वैक्सीन्स बनती हैं ये ट्रायल से निकलती हैं और ये प्रभावी होती हैं तभी ये मार्केट में आती हैं। तो इंट्रानेजल वाली भी उतनी ही प्रभावी होगी जितनी इंट्रामस्कुलर वाली होगी। अच्छा। वैक्सीन्स जो है डिफरेंट रूट से दी जाती हैं, स्किन पैच के वे से भी दी जाती हैं। अब एक रोटा वायरस वैक्सीन है जो मुंह से हम पिलाते हैं बच्चों को। बहुत सारी वैक्सीन जो इंट्राडर्मल दी जाती हैं, बहुत सारी वैक्सीन हैं जो सबक्यूटेनियस दी जाती हैं यानी स्किन के नीचे दी जाती हैं, और बहुत सारी वैक्सीन हैं जो इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। लेकिन इन सब वैक्सीन की जब ये एफिकेसी प्रूव हो जाती है तभी ये मार्केट में आती है। तो अगर इंट्रानेजल वैक्सीन भी अपने सारे चरण को निपटा के, क्लिनिकल फेज 1, 2, 3 ट्रायल को निपटा के और ये प्रूव करके कि मैं इतने % इफेक्टिव हूं, ये मार्केट में आएगी तो इट विल बी एज इफेक्टिव एज इंट्रा मस्कुलर वैक्सीन। बेसिक पर्पस यही है कि हम इस वैक्सीन के जरिए एक एंटीजन, जिसको कि आप शूल समझ लो, वो हम शरीर के अंदर डालते हैं, वो चाहे इंट्रानेजल से डालें, चाहे मस्कुलर से डालें, चाहे सबक्यूटेनियस से डालें। इसके एवज में एंटीबॉडीज, जिसको आप कवच समझ लो, वो प्रोटेक्टिव चीज होती है, वो बन जाती है। तो ये पर्पस यही है कि एंटीजन अंदर जाता है और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर देता है ताकि हमको वो बीमारी आगे नहीं होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज इमटेरियल, वो चाहे आप किसी भी रूट से एंटीजन को अंदर डालें, वो उतनी की उतनी ही कारगर और इफेक्टिव होती है। जी सर, जी। डॉक्टर अमलेश, अब मेरा एक और सवाल है। मैंने पिछले 1 साल में एक ही चीज जानी, हालांकि आप लोगों के मुकाबले मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन मैंने 2 चीजें जानी हैं कि जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है वही असल में इंसान के शरीर में इंजेक्ट होता है, तभी जाकर के संक्रमण पैदा होता है। तो क्या मैं ये कहूं कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एक तरह की शील्डिंग हो जाएगी? अगर ये शील्डिंग है तो ये संजीवनी कितने दिन तक काम करेगी? एंटीबॉडीज जो डेवलप रहेंगी वो कितने दिनों तक के लिए एक्टिव रहेंगी? और हाँ, एक बात और भी कही गई थी कि देश में कोरोना का चक्र तभी टूटेगा जब भारत में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। क्या वैक्सीनेशन के बाद इस हर्ड इम्यूनिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे? आपने देखिए 2 अलग-अलग सवाल के बारे में है। हाँ। अगर हम इस वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है। और ये स्पाइक प्रोटीन ही जो है वो जाके ह्यूमन सेल से बाइंड करता है और उसी के बाद ही वायरस का इन्फेक्शन होता है। ओके। अगर किसी तरह से इस स्पाइक प्रोटीन का बाइंडिंग ह्यूमन सेल से रोका जाए तो वो इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहता है या बॉडी में अंदर स्प्रेड करने का रिस्क कम हो सकता है। तो जितने भी वैक्सीन बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं, उनका बेसिस यही है कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा की जाए। चाहे वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है या नहीं, सारे वैक्सीन की जो तरीका है वो अलग है। जो हम बात अलग है मगर वो कुछ वैक्सीन है जो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू बनती हैं, तो वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। कुछ होलसेल वैक्सीन बन रही, जैसे हम कोविशील्ड की बात करते हैं, तो वो ठीक है, मतलब पूरे वायरस को इनएक्टिवेट करके किल करके बनाया जा रहा है। तीसरी कुछ वैक्सीन बन रही है जो न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट बन रही है, जिसमें एमआरएनए वैक्सीन है या डीएनए वैक्सीन है, तो उनकी अलग टेक्नोलॉजी है। तो जो वैक्सीन बन रही है सबके अलग अलग टेक्नोलॉजी है, वो कैसे एक्ट कर रही है वो किसी अब बहुत जल्दी एक बार ग्राउंड जीरो भी चलते हैं। मेरे साथ में लखनऊ से खुर्रम है और दिल्ली से आदित्य नायर भी हैं। लेकिन खुर्रम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यूपी की राजधानी लखनऊ ने वैक्सीनेशन को लेकर के क्या तैयारी की है? कितने हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं? कहां के लोग आएंगे? क्योंकि लखनऊ से लगा हुआ बाराबंकी भी है, लखनऊ से लगे हुए और बाकी इलाके भी हैं। लखनऊ से बहुत ज्यादा दूर सुल्तानपुर नहीं है। सुल्तानपुर, बाराबंकी, ये वो जिले हैं जो बहुत ही बुरी तरह से कोरोना की वजह से प्रभावित रहे हैं। जी बिल्कुल राशिद, देखिए हम लखनऊ की बात करें और वैक्सीनेशन तैयारी की बात करें तो 16 तारीख से डेट अनाउंस हुई वैक्सीनेशन होने की पूरे देश में, लेकिन 11 जनवरी को यहाँ पर एक पूर्वाभ्यास होगा यानी कि मॉक ड्रिल होगी। और उत्तर प्रदेश में पहले दिन 850 केंद्रों पे कोरोना वैक्सीन लगनी है, ये तय हो गया है। और पहले फेज में 1500 केंद्रों पे 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। सेकंड फेज की बात करें तो 18 लाख फ्रंटाइल वर्कर्स है जिनको टीका लगेगा, जिनके लिए 3000 केंद्र बनाए जाएंगे। और अगर टीकाकरण केंद्र पर हर दिन की बात करें तो 100 लोगों को टीका लगेगा और सभी 75 जनपदों में ये होता रहेगा। अगर हम तैयारियों की बात कर ले तो प्रदेश में 2,03,000 वैक्सीन रखने का इंतजाम पूरा हो चुका है। 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वैक्सीन रखी जाएगी, जो कि बहुत अहम है वैक्सीन को जिंदा रखने के लिए और उसकी इफेक्टिवनेस के लिए।
और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में हम बात करें तो वैक्सीन रखने के लिए 500 स्क्वायर फीट के कमरे बनाए गए हैं और सबको मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस फोर्स यानी 11 जनवरी की बड़ी तैयारी है। 11 जनवरी को एक तरीके से एक ऐसा मॉक रन होगा जो बिल्कुल वैक्सीनेशन की जो स्टेज है ठीक उसी तरह का एक ऐसा मॉक रन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो 16 जनवरी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां की क्या तैयारी है, खुर्रम हमें बताते हुए हम आगे कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। तो महाराष्ट्र की तैयारी क्या है? तो भारत ने तो मंगल टीके की तैयारी कर ली है 16 जनवरी, यानी अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। और ऐसे में मकर संक्रांति के ठीक 2 दिन के बाद भारत की तैयारी क्या है ये हमने आपको दिखाया। वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम क्या है, सच क्या है, ये भी हमने आपको बताया। वैक्सीन को लेकर के जो एबीसी है, देश के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं इस वक्त आपके चैनल पर बैठे हुए हैं और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू को लेकर के दहशत हो गई है। यूपी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। अब तक देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर फैल गया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर के रेड अलर्ट है। गाजीपुर, पोल्ट्री मंडी समेत 4 पार्क बंद कर दिए गए हैं। बर्ड फ्लू का स्टेट अपडेट क्या है एक बार आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि किन राज्यों में कितने पक्षी अभी तक मरे हैं या फिर मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं, यानी पहाड़ी जोन से 3,409 पक्षियों की मौत। यूपी में 9 कौवे मरे। राजस्थान में 1,833 पक्षियों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में 150 कौवे मरे हैं। दिल्ली में 107 कौवों की मौत हुई है। एमपी में 400 पक्षी, कर्नाटक में 6, केरल में 12,000 बत्तख की मौत हो गई है। और यही एक वजह है कि कहा गया है कि बर्ड फ्लू का स्टेट अपडेट अब आपको यह बताएगा कि अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा कितना है, प्रशासनिक तैयारियां क्या की गई हैं, राज्यों की तैयारियां क्या हैं। बर्ड फ्लू का स्टेट अपडेट स्क्रीन पर तुरंत ही उतारा जाए, जहां कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक एक जोन की खबर हम आपको देंगे। यूपी से शुरू करते हैं। यूपी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, यानी यूपी बन गया है 7वां राज्य जहां पर बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल गया है। ये तो यूपी की बात हो गई। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में अभी भी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। लैब में रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। अलग अलग पक्षी किस वजह से मरे हैं ये पता किया जा रहा है। शनिवार को देश भर में 1200 पक्षियों की मौत हुई है, यानी 24 घंटे में 1000 पक्षियों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। और आज के डेटा भी आपको आगे हम अब बताएंगे। दिल्ली का गाजीपुर पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इंपोर्ट पर, पक्षियों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन वो 7 राज्य कौन से हैं जहां पर बर्ड फ्लू पहुंचा है पूरी स्क्रीन पर उतारा जाए। केरल से लेकर के राजस्थान, एमपी से लेकर के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश। मेरे ठीक बगल की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, ये वो 7 राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू की दस्तक है, यानी केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात और यूपी। यूपी अब 7वां राज्य बन गया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। हम उन्हें सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से डॉक्टर के पैनल को ओपन कर देते हैं। डॉक्टर स्वाति, हम तो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर स्वाति से पहले डॉक्टर रवि मलिक के पास में चलते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, हम तो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। थोड़े दिन पहले आपसे बात हो रही थी, आपका यह कहना था बर्ड फ्लू का खतरा पक्षियों में तो है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा खतरा इंसानों में नहीं है। लेकिन कैनवास जितना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, पहले 3 राज्य, फिर 5 राज्य, अब 7 राज्य, इंसानों को अब खतरा बढ़ने लगा है या नहीं? डेफिनेटली जिस तरह से बर्ड फ्लू का अगर एपिडेमिक बढ़ता जाएगा तो हमारा भी थ्योरेटिकल रिस्क जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर बर्ड फ्लू के आने का वो रिस्क बढ़ जाएगा। पीछे अगर हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बर्ड फ्लू जो है वो इंसानों में नहीं आया, वो इंसानों के अंदर भी आ जाता है। और इन्फेक्शन जो है वो बर्ड्स की ड्रॉपिंग से, फेदर से या उसके ब्लड से या इंटेस्टाइन से, जो पोल्ट्री वर्कर्स हैं वहां से वो बर्ड फ्लू को कैच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्ड फ्लू की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम कोविड की मृत्यु दर हिंदुस्तान में 1.5 की लेते हैं, इसकी मृत्यु दर जो है 30 से लेकर 70% तक की इसकी मृत्यु दर है, जो कि काफी ज्यादा मृत्यु दर है। तो इसीलिए इससे थोड़ा ज्यादा हमारे को केयरफुल रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ह्यूमंस में आता है तो ये समझ लो अगर 10 लोगों को होगा तो 4 व्यक्तियों की मौत हो जाएगी। ये चीज एक बहुत सिग्निफिकेंट है, तभी इसके लिए सब लोग जागरूक होकर चल रहे हैं। अब जब ये बर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा एपिडेमिक फैलेगा, वायरस बार बार रेप्लिकेट करेगा, तो वायरस अपना प्रतिरूप चेंज करके ह्यूमंस को भी अटैक कर सकता है। इसलिए इसको रोकना बड़ा बहुत ही आवश्यक है।
दूसरी चीज ये भी है कि जिन स्टेट्स के अंदर बाई चांस 17 कौवे मरे हैं या 10 कौवे मरे हैं, उनकी ऑटोप्सी होनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि कौवे वैसे भी मर रहे हैं, तो उनकी ऑटोप्सी होकर देखना बड़ा जरूरी है, क्या ये बर्ड फ्लू की वजह से मर रहे हैं या कोई और वजह है। जिन स्टेट्स में 1200 बर्ड्स की मौत हो रही है, इकट्ठे मौत हो रही है, तो वो तो ठीक है, उनकी भी ऑटोप्सी होनी चाहिए, वो तो ठीक है कि बर्ड फ्लू से है। लेकिन इसका कहर किसके स्टेट में फैल रहा है, एपिडेमियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट को और वेटरनरी डॉक्टर्स को इस पे नजर रखनी बड़ी जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज मैं वैसे भी बता दूं कि जब भी आप कभी चिकन खाएं या अंडा खाएं, उसको पका के खाएं, कम से कम 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पका के खाएंगे तो आपको बर्ड फ्लू होने का खतरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बार दिल्ली का स्टेट अपडेट ले लेते हैं। ग्राउंड जीरो से आदित्य नायब मेरे साथ में जुड़े हैं। आदित्य, चूंकि बर्ड फ्लू से जिन पक्षियों की मौत हुई थी उनके सैंपल जालंधर भेजे गए, जालंधर की रिपोर्ट कब तक आने वाली है? दिल्ली में बर्ड फ्लू का स्टेट अपडेट क्या है और दिल्ली सरकार की आगे आने वाले खतरे से बचने के लिए तैयारियां क्या हैं? जी देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से जो है दो सैंपल्स गए हैं, एक तो भोपाल गया है और उसके अलावा जो है दिल्ली से जालंधर भी गया है। उम्मीद की यही की जा रही है कि ये रिपोर्ट्स इसकी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, अगर आज तक नहीं तो कल तक, तो आज शाम तक पहुंच ही जाएंगी। इसके अलावा देखने को यही मिला है कि दिल्ली में संजय लेक जो है उसको कल बंद कर दिया था। उसके अलावा जो हौसखास पार्क है, जहाँ पे हौसखास विलेज के पास जो पार्क है जिसमें बहुत सारे पक्षियां आते हैं माइग्रेटरी तौर पर, वो जो है बंद कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को जितने जल्दी हो सके कंटेन करना है, क्योंकि ये अगर ह्यूमंस तक पहुंचा तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ज्यादा इसका मोर्टालिटी रेट हाई हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए वापस से कोरोना की खबरों पर आते हैं और पूरे भारत का जो कोरोना अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त देनी बहुत जरूरी है कि चूंकि हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली से क्या खबरें आ रही हैं और पूरे हिंदुस्तान की खबर क्या आ रही है? देश में लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। ये अभी की बड़ी खबर है, 24 घंटे में सामने आया 18,645 नए केस, एक दिन में 200 से ज्यादा की मौत। अब तक देश भर में 1 करोड़ 4.5 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। कोरोना से देश भर में 1,51,000 मरीजों की अब तक मौत हुई है। देश में फिलहाल कोरोना के 2,23,000 एक्टिव केस हैं और कोरोना की रिकवरी रेट है 96.42%, जो अभी तक कोरोना की रिकवरी रेट है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बना कोरोना से मौत का वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार चला गया है। महाराष्ट्र के बाद यूएस के न्यूयॉर्क में 39,298 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 19,65,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। यानी पूरी दुनिया में महाराष्ट्र राज्यों के मामले में कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में नंबर 1 है और नंबर 2 पर है न्यूयॉर्क। लेकिन 3 तस्वीरें आप देखें, बैक टू बैक 3 तस्वीरें मुझे ऐसा लगता है चलानी चाहिए। वो तस्वीरें जो आपको कहेंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स पर गर्व है और क्यों देश ये कह रहा है कि वैक्सीन पर विजयी भव भारत। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और उससे पहले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो तैयारियां हैं, वैक्सीनेशन सेंटर की जो तैयारी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गर्व है, नाज है, विजयी भव भारत, ये पूरा भारत कह रहा है। एक और तस्वीर देखें आप, भारत को मंगा टीका लगने से पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के क्या तैयारियां हैं और 7 वैक्सीन जिन पर अलग अलग काम हो रहा है, ये भी आप देखें। लेकिन एक खतरा और भी है। इधर तो हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं कोरोना अपने रूप बदलता जा रहा है। कोरोना के इन रूप के बारे में हम दिखाएं, उसके बाद फिर से डॉक्टर के पास में हम चलते हैं। हम तो वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना म्यूटेट होता जा रहा है। म्यूटेशन का मतलब यह है अपनी संरचना बदलता जा रहा है। भारत, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, जगह यूएस, बाकी और दूसरी जगह पर कितनी बार कोरोना ने अपने रूप बदले हैं, अब आप देखें। N501Y ब्रिटेन में स्ट्रेन मिला, खतरा भारत तक आया, अमीनो एसिड को N लिखा गया और ये कोरोना वायरस में पोजीशन 501 पर था। N को अब Y ने रिप्लेस कर दिया है और N को Y के रिप्लेस करने के बाद कहा जा रहा है कोरोना का रूप बदल गया है, ज्यादा खतरनाक हो गया। P681H नाइजीरिया में स्ट्रेन मिला, स्ट्रेन में पोजीशन 681 पर अमीनो एसिड P को H ने रिप्लेस कर दिया, HV69/70। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में भी वायरस में बदलाव दिखा। स्ट्रेन पोजीशन 69 और 70 पर अमीनो एसिड के डिलीट होने पर का नतीजा है। अगला रूप N439K, ब्रिटेन में रिसर्चर्स ने इस नए वेरिएंट के बारे में बताया। इसमें पोजीशन 439 पर स्थित अमीनो एसिड N को K ने रिप्लेस कर दिया है। यानी अभी तक 4 से 5 बार कोरोना ने अपना रूप बदला है, लेकिन वैक्सीन पर कुछ जानकारी है जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करीब 10 करोड़ डोज मिलने की संभावना है। कीमत को लेकर सरकार के साथ में बातचीत अभी भी जारी है। जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन के भी शुरुआती डोज पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अब तक पता नहीं किस राज्य में कोवैक्सीन जाएगी और किस राज्य में कोविशील्ड को भेजा जाएगा। लेकिन हाँ, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर वैक्सीन सबसे पहले जाएगी। डॉक्टर अंकिता, लेकिन आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा, हम तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हर कोई 16 जनवरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोरोना ने अब तक जितने रूप बदले हैं ये कितना खतरनाक है। और अभी जो 2 वैक्सीन हैं, 7 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। कोरोना के नए म्यूटेशन पर ये वैक्सीन कितनी असरदार है, कितनी कारगर है? तो देखिए, कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस है, तो म्यूटेशन के वायरसेस का नेचुरल फिनोमेना है, ये टाइम टू टाइम होता रहता है वायरसेस। तो कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसका वैक्सीन का असर पड़ सकता है, और कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइक प्रोटीन पे या जो भी वैक्सीन का टारगेट है उसका मेजर असर नहीं करता है। तो ये तो ट्रायल्स के बाद जो इन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट देखा जाए, तभी क्लिनिकल रिसर्च के बाद ही सामने आ सकता है कि जो हमारी करंट वैक्सीन है जो लगाई जा रही है, वो जो नए स्ट्रेन्स बन रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए बस मुझे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर डीके गुप्ता से एक व्यूअर का सवाल है जो अभी अभी फोन पर किसी ने भेजा है मुझे। डॉक्टर गुप्ता, एक और भ्रांति है, एक और भ्रम है, कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो वैक्सीन है ये बच्चों के लिए नहीं है, यानी बच्चों की इम्यूनिटी अभी डेवलप करने वाली वैक्सीन नहीं आई है। ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच है। मैं डॉक्टर मलिक बैठे हूँ, मैं भी हूँ, हम दोनों लोग पीडियाट्रिशियन हैं। हम लोगों ने वैक्सीन का बहुत लंबा अनुभव है बच्चों में लगाने का। तो अभी तक जो वैक्सीन बच्चों के लिए वो अभी अप्रूव नहीं हुई है। अभी कुछ देशों में स्टडीज बच्चों में स्टार्ट हो गई हैं, उनके अभी रिजल्ट्स आने हैं उनकी सेफ्टी और एफिकेसी में। ऐसे ही इंडिया में भी अभी नेक्स्ट फेज में बच्चों पे स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले हम लोग कोई भी बच्चों में वैक्सीन लगाने से पहले उस एज ग्रुप में हम लोग पहले स्टडी करते हैं, उसकी सेफ्टी कितनी है बच्चों में, उसकी एफिकेसी कितनी है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने, इन सब की जब डिटेल स्टडीज होगी सब्जेक्ट्स पे, उसके बाद जब उनके रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनली जो डीसीजीआई है, दुनिया की जो अलग ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज है, वो अप्रूवल देंगी। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली संभवतः हम उम्मीद कर रहे हैं इस अगस्त सितंबर के बाद बच्चों पे भी वैक्सीन लगाना हम स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज कई सारे लेकिन फिर इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब, लेकिन इस सिचुएशन में डॉक्टर अमलेश शायद बताएंगे कि बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर सितंबर अक्टूबर तक बच्चों वाली वैक्सीन आएगी तो तब तक बच्चे क्या करें? देखिए, लाइक्लीहुड तो ये है कि यही वैक्सीन बच्चों में भी सेफ होनी चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बच्चों में ये वैक्सीन सेफ नहीं होगी। और जहां तक प्रायोरिटी का सवाल है, बच्चे प्रायोरिटी वाइज लोअर प्रायोरिटी में आते हैं, क्योंकि बच्चों में ये डिजीज अगर होती भी है तो माइल्ड होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि इट इज इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी, इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस, जितने एल्डरली हैं दे आर मोर एक्सपोज्ड। ठीक है। और बिकॉज हेल्थ वर्कर्स का रिस्क ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होता है, सो दैट इज व्हाई दीस टू कैटेगरीज हैव बीन केप्ट इन दी हायर कैटेगरी। डॉक्टर रवि मलिक, चूंकि आप देश के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के आप डॉक्टर हैं, तो बच्चों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जब तक उनके लिए स्पेशली कोई वैक्सीन ना आ जाए? देखिए, इसमें 2-3 चीजें एज पीडियाट्रिशियन आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के अंदर ये बीमारी काफी प्रोटेक्टिव है। अगर वर्ल्ड ओवर के आंकड़े लें, इटली के लें, यूएस के लें, तो जितने भी अभी तक मरीज हुए हैं उनमें से अगर परसेंटेज देखी जाए तो केवल 2% हैं जो 18 साल से छोटे व्यक्तियों में हुए हैं। 18 साल से छोटे बच्चों में जो हुए हैं वो केवल 2% है। यानी कि 98% जो ये बीमारी है इसका पूरा स्पेक्ट्रम जो 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। दूसरी चीज, बच्चों में ये बीमारी उतनी ज्यादा सीरियस होती भी नहीं है। तीसरी चीज, जो ये वैक्सीन है इनके ट्रायल जो हुए हैं वो 12 साल से बड़े बच्चों के ऊपर और 12 साल से बड़े व्यक्तियों के ऊपर हुए हैं, तो भी बच्चों के ये ट्रायल्स भी नहीं हुए हैं क्योंकि बच्चों की प्रायोरिटी नहीं आती थी। क्योंकि मैं एक कोविड अस्पताल भी चलाता हूं, तो भी आपको एक चीज बता दूं कि बच्चों की एडमिशन हमारे इधर कोविड को लेके बहुत बहुत रेयर रही है। तो बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं, होने के चांसेस भी कम होते हैं। और इस वैक्सीन के ट्रायल अभी बच्चों में नहीं हुए हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो प्रोटेक्शन करना है हेल्थ केयर वर्कर्स मोर देन 50 इयर्स एंड लेस देन 50 जिनमें की। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर अमलेश, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। और आगे आने वाले वक्त में आप लोगों का बेशकीमती समय और भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि आप ही वो डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीनेशन का हिस्सा होंगे,
वैक्सीनेशन सिस्टम का हिस्सा होंगे और आप ही वो डॉक्टर्स हैं जो भ्रम हमारा दूर करेंगे और हमें सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक तरीके से गाइड करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना से कैसे बचना है इसे लेकर के। लेकिन अंत में एक जानकारी देकर के आपको जाना चाहूंगा कि कोविन का जो पूरा सिस्टम है, यानी वैक्सीनेशन का जो पूरा सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रैकिंग किस तरह से की जाएगी, ये आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। खुद भी आप जानें, अपनों को बताएं, एक एक करके समझिए। फैक्ट्री से वैक्सीन का डोज बाहर निकलते ही एक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ये कोविन ऐप का सिस्टम होगा, लेकिन कोविन ऐप अभी आया नहीं है। एक्टिव होते ही हर एक चीज की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, हर स्टेप पर ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। कोविन से वैक्सीन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकेगा। अब रियल टाइम ट्रैकिंग का मतलब यह है राज्य स्तर, जिला स्तर, स्थानीय स्तर, हर एक लेवल पर वैक्सीन को ट्रैक किया जाएगा। वैक्सीन कहां पर पहुंची, किसे लगी, कितनी मॉनिटर की गई है, क्या कोई साइड इफेक्ट आया या फिर नहीं, सेकेंड डोज कब लगेगा, साइड इफेक्ट, ये सब कुछ इस कोविन सिस्टम के जरिए ट्रैक किया जाएगा। यानी एक ऐसा डेटाबेस होगा जो 133 करोड़ हिंदुस्तानियों का डेटाबेस होगा। उन्हें वैक्सीनेशन में कोई साइड इफेक्ट आया या फिर नहीं, वैक्सीन लगी या फिर नहीं, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, इन सभी को इस डेटाबेस में इकट्ठा किया जाएगा। आप रहिए तैयार, क्योंकि भारत को मंगल टीका लगने वाला है। लेकिन याद आपको यह रखना है, मास्क नहीं छोड़ना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है। 16 जनवरी का इंतजार कीजिए, आपका नंबर बाद में आएगा। वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें सबसे पहले टीका दिया जाएगा। और साथ ही जो भारत की तैयारी है, कहा यह जा रहा है कि भारत वैक्सीन का विश्व विजेता, वैक्सीन का विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं, भारत बनेगा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का भाग्य विधाता।